ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ तीन मेहमान बने हुए हैं। दो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हिमांशु गुप्ता, साथ ही संतोष मीना, और साथ ही पार्थिव शाह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फंडामेंटल तौर पर मार्केट्स को देखते हैं, समझते हैं। उनसे भी एक बार जरा चर्चा करते हैं। पार्थिव सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए ईटी न्यूज़ स्वदेश को। अभी ना एक रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की। वो कह रहे हैं कि टाटा स्टील तो 1800 हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो डेट पे भी उतारेंगे और साथ ही यूरोपियन बिजनेस में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ वहाँ ठीक करेंगे। स्टील के दाम ठीक हैं, वैसे ओवरऑल इकॉनमी ठीक चल रही है। एक बार आपका स्टांस टाटा स्टील से ही शुरू करते हैं। जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है, एक बार अपना व्यू पॉइंट भी आप अपना क्लियर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। सी, एक चीज क्लियर है कि टाटा स्टील के अंदर सबसे पहले मैं अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करूं तो यहाँ पे इनके पास 25% कुकिंग कोल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और आयरन ओर में भी फुल्ली कैप्टिव माइंस है उनके पास। तो वेदर आयरन ओर के प्राइसेस या तो कुकिंग कोल के प्राइसेस जो बीच में बहुत बढ़ गए थे जिसकी वजह से इंडियन स्टील कंपनीज के स्प्रेड्स में इंपैक्ट आती है, तो रिलेटिवली टाटा स्टील बहुत ही रेसिलियंट है। और अच्छा न्यूज ये है कि अभी ओवरऑल ग्लोबली कुकिंग कोल के प्राइसेस ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, जो आगे जाते डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। और टाटा स्टील ने डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत अग्रेसिवली उनका वॉल्यूम एडिशन किया है, बिकॉज उन्होंने भूषण स्टील का जो एक्विजिशन किया था उसका रैंप अप कर रहे हैं। उषा मार्टिन का जो एक्विजिशन किया है वहां पे भी रैंप अप हो रहा है। और प्लस उन्होंने कलिंगानगर में जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जहाँ पे कैपेक्स ऑलरेडी चल रहा है, 3 साल के अंदर उनका टारगेट है कि वहां पे भी 5 मिलियन टन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है टाटा स्टील में। और उन्होंने कॉन्स्टेंटली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ाया है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एबिटा पर टन के बेसिस पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से सुधर रही है। अभी जो यूरोप का बिजनेस है जहाँ पे हमेशा एक दिक्कत रहती थी, और लास्ट क्वार्टर में भी काफी एनालिस्ट को क्वेश्चन मार्क था कि जो एक्सपेक्टेशन थे उससे जो स्प्रेड्स है और एबिटा बाय टन का नंबर है वो थोड़ा कम आया था। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई किया था कि आने वाले क्वार्टर्स में उनके स्प्रेड्स बहुत ही बेहतरीन पैमाने पे सुधरेंगे, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स काफी करते हैं वहां पे। तो हमारा मानना है कि ये जो रिपोर्ट होगा नंबर्स क्वार्टर 2 का, उसमें यूरोपियन बिजनेस से बहुत ही बेहतरीन सुधारा देखने को मिलेगा। और टाटा स्टील दोनों चीज कर रहा है, एक तो डीलेवरेजिंग भी कर रहा है, बैलेंस शीट का जो डेट ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के आसपास था, 80,000 करोड़ हो गया है। प्लस उनका कैपेक्स ऑलरेडी चालू है जो इंटरनल अक्रूवल से भी आ रहा है, नया डेट बहुत नहीं ले रहे। तो ये बहुत ही बेहतरीन साइकिल है टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए। और वैल्यूएशन के लिहाज से आज के तारीख में भी 5 टाइम्स ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे चल रहा है। तो जिस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ विजिबिलिटी है, प्राइसेस ग्लोबली काफी स्टेबल, और डिकार्बनाइजेशन की वजह से चाइना भी एक्सपोर्ट कम कर रहा है, मेरा मानना है टाटा स्टील बेहतरीन स्टॉक हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए आने वाले 2 से 3 साल के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब हमको जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें हमको बता दी है कि हाँ, ये 1800 क्यों हो सकता है, इसके दाम क्यों 1800 बोले जा रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा पार्थिव, इसके अलावा आपकी तरफ से आज के शेयर्स कौन से हैं? किस शेयर्स पे आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच अभी भी नहीं दिख रहा, जहां पर लग रहा है कि वैल्यूएशन का नाम का कंफर्ट है, हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन इनके पीछे मेरा मानना है कि इकोनॉमी पे फोकस जरूरी है, बिकॉज जिस तरह का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, हाउसिंग मार्केट की रिकवरी देख रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन प्ले इवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंफर्ट हमें सीमेंट लग रहा है। और सीमेंट में जो साउथ की सीमेंट की दिग्गज कंपनी है रैमको सीमेंट्स, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपनी एक कॉस्ट लीडर है। हमेशा हम देखते हैं कि उसके पीयर्स से कंपेयर करें तो ये कंपनी जो उसका एबिटा बाय टन बेसिस पे जो रिपोर्ट करती है नंबर्स, वो हमेशा दूसरी कंपनी से 40 to 50% मिनिमम हाई रहता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशनरी प्राइस ट्रेंड्स रहते हैं, जैसे कि कुकिंग कोल के प्राइस बढ़ते हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ते हैं, तो भी हम देखते हैं बिकॉज ये कंपनी बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज्ड है। और उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि काफी फोकस रखते हैं ये कॉस्ट पे। और ऑल्सो हमने देखा है कि कंपनी ने कंटिन्यूसली उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड सीमेंट सेल्स है, वो काफी बड़ा है, जिसके वजह से बहुत ही बेहतरीन कंफर्ट आता है इन तरह की कंपनीज को पोर्टफोलियो में समावेश करने के लिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कंपनी ने कंटिन्यूसली एक अच्छा कैपेक्स किया है, काफी साइजेबल कैपेक्स है, और 20 मिलियन टन के ग्राइंडिंग पे ये लोग पहुंचने वाले हैं, तो जिससे वॉल्यूम की भी विजिबिलिटी आती है। मेरा मानना है जैसे जैसे ये कंपनी ने जो पास्ट का जो कैपेक्स किया है वो मटेरियलाइज होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, बिकॉज ये कंपनी अभी सिर्फ साउथ में केटर नहीं
कर रही, वो लोग ईस्ट में भी केटर कर रहे हैं बंगाल के मार्केट्स में, जहां से वॉल्यूम ग्रोथ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा रहेंगे। तो मेरा मानना है कि नंबर्स डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही सुधरने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट है, एफिशिएंट कंपनी है, डाउनसाइड बहुत ही प्रोटेक्टेड है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पे रहती है। तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए रैमको सीमेंट्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पोजिशनल कॉल्स हैं ये। रैमको सीमेंट हम देख रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी अच्छा दिख रहा है, चार्ट्स पर भी, और पोजिशनली भी, फंडामेंटली भी पार्थिव को पसंद आ रहा है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक और स्टॉक जहां पर हम ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशन पर डिटेल्स समझना चाहेंगे सृष्टि से। मैक्स हेल्थ केयर पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है और क्या कुछ डिटेल्स सृष्टि के पास है, उनके पास चलते हैं। सृष्टि बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास। जी, आज एक मैक्स हेल्थ केयर पे एक बड़ा अपग्रेड आया है। यूबीएस ने रेटिंग भी अपग्रेड की है, साथ ही इसके लक्ष्य में भी बढ़त की है। इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बदलकर अब इस पे को खरीदारी की राय में बदल दिया है और साथ ही लक्ष्य 375 से बढ़ा के 440 के कर दिए हैं। यानी मौजूदा भाव से अगर देखें तो 30% से भी ज्यादा के अपसाइड देख रहे हैं यहाँ पे। अब आइए इसके पीछे के कारण जानते हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि इंडस्ट्री में एक बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से नॉन कोविड ऑक्यूपेंसी में बढ़त देखने को मिल रही है वो यूबीएस के अनुमान से अधिक है, जिसके चलते मैक्स हेल्थ को भी फायदा होगा। साथ ही इनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो मरीजों की अफोर्ड करने की क्षमता है वो भी काफी बेहतर हो गई है, क्योंकि सेविंग्स भी इसमें एक अपना रोल प्ले कर रही हैं और साथ ही जो इंश्योरेंस क्लेम होते थे उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। और उन्होंने एक डेटा भी पेश किया है कि साल दर साल यहाँ पे 10 से 15% जो मरीज हैं वो ज्यादा अब इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मरीज आते थे, जिसको हम मेडिकल टूरिज्म का नाम देते हैं, वहां पे भी काफी अच्छा अपसाइड बाकी है, क्योंकि हमने देखा है कि डोमेस्टिक कारोबार जो है वहां पे अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, जिसमें नॉन कोविड ऑक्यूपेंसी तेजी से बढ़ रही है। पर अभी भी ये मेडिकल टूरिज्म से जितनी भी रेवेन्यू आता था उसमें एक रिकवरी आना बाकी है। इन सभी को फैक्टर करते हुए उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 22 और 24 का जो ईपीएस एस्टिमेट है उसमें 14 to 18% की बढ़त की है और साथ ही आने वाले समय में ये मैक्स हेल्थ केयर के काफ़ी अच्छे नतीजे और अधिक मार्जिन्स की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि इस डिटेल्स के लिए। तो मैक्स हेल्थ केयर पर यूबीएस का अपग्रेड 440 का लक्ष्य है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और काउंटर्स भी जहां पर अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स आए हैं, जहां लॉन्ग बिल्टअप आए हैं और क्या रीजंस है, टेक्निकली कैसे चार्ट्स पर दिख रहे हैं। हमारे साथ संतोष मीना और हिमांशु दोनों बने हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार, अभी क्लियरली हिमांशु ने भी बोला कि IT पैक उन्हें लगता है कि अब शायद एक रीबाउंड सेशन के लिए तैयार, और कल हमने देखा भी काउंटर्स में अच्छी मूवमेंट थी। अगर हम पर्टिकुलरली कुछ काउंटर्स की बात करें, बिरला सॉफ्ट हो, परसिस्टेंट हो, मिड कैप IT की भी बात अगर हम यहाँ करें, तो उनमें अच्छे लॉन्ग बिल्टअप्स दिख रहे हैं। आपको चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं दोनों स्टॉक्स? सबसे पहले मैं बिरला सॉफ्ट की बात करूं, कल आईटी सेक्टर की बात करें तो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। एंड बिरला सॉफ्ट की बात करें तो ये भी अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे एक बेस बनाया और कल इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही ये अपना 420 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक हमें एक रैली देखने को मिल सकती है इस काउंटर में 440 की तरफ। तो कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहे तो लॉन्ग पोजीशन बना सकता है, जहां पर इसमें 405 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 440। एंड सेकंड स्टॉक आपने कौन सा पूछा था इनका जी? आई थिंक परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर। पार्डन? परसिस्टेंट, यस संतोष। यस, परसिस्टेंट की भी बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और शायद ये आउट परफॉर्म कर सकता है IT पैक को। जैसे ही इसने 4145 का लेवल क्रॉस किया, इजीली 4400 की ओर जा सकता है। तो काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। 3980 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 4400 का टारगेट बन रहा है। ठीक है हिमांशु, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये शेल गेंस से पूरी तरह से बाहर हो रहा है। तो रिलायंस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? बेसिकली कोइंसिडेंटली मैं भी स्टॉक को ही थोड़ी देर पहले देख रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस जगह पर पोजीशन है कि ये बाजार को यहाँ से अपसाइड के लिए काफी हद तक सपोर्ट दे सकता है। स्टॉक ने नए हाइज बनाए थे 2750 के आसपास और उसके बाद स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 2500 से 2450 के जोन को, उसको 2 बार टेस्ट कर चुका है पिछले 3 दिनों में। और मुझे लगता है कि यहाँ से फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट जो डाउन साइड है वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड है।
मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑन द कंजर्वेटिव साइड कम से कम 2680 तक का एक रिबाउंड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव सेटअप है, खरीदारी करके चला जा सकता है। आप कैश में इसको खरीद सकते हैं, आप फ्यूचर्स भी ले सकते हैं और आप एक बुल पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं जहां पर आप 2500 की पुट सेल कर 2440 की पुट सेल बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड इस लेवल से रिलायंस में काफी लिमिटेड है। ठीक है हिमांशु, एक शेयर आप और चेक करो, वो है सन टीवी। स्पेस सिटी की रिपोर्ट आई है और 670 का टारगेट दे रहे हैं, कल इसके नतीजे आ चुके हैं, अभी क्या करना चाहिए? कल तो प्रेशर में था थोड़ा शेयर। बीपी जी देखिए, सन टीवी की जो अच्छी बात है वो ये है कि काफी समय की एक कश्मकश के बाद 570-580 के लेवल के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक। उस ब्रेकआउट के बाद हालांकि 610 के लेवल्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये स्टॉक 576 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेटअप यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। ऑल इन ऑल तो 550 रुपए का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी जो रिवॉर्ड टू रिस्क है वो स्टॉक के लिए फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक नया इंटरमीडिएट हाई बनाया है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आपको आने वाले हफ्तों में और ऊपर के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो व्यू रहेगा वो तेजी का रहेगा। 550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 650-680 तक के टारगेट्स आपको पोजिशनल तौर पर स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिल्कुल है मानचू, तो वैसे ही पहले मीडिया इंडस्ट्री की बात कर चुके हैं कि वाह एक अप मूव दिख रहा है और सन टीवी के लेवल्स अब आपके सामने। इस हफ्ते बाजार में आपको प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 मौके मिलेंगे। पेटीएम का आईपीओ ऑलरेडी खुला हुआ है, साथ ही सफायर फूड्स जो आज से ओपन होगा और कल से होगा लेटेंट व्यू। ये 3 आईपीओ ऑप्शंस हैं जो आप इस हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। पार्थिव हमारे साथ बने हुए हैं। पार्थिव, पेटीएम पर तो ऑलरेडी सबको व्यू क्लियर है, वैल्यूएशन के लिहाज से भले ही थोड़ा महंगा ज़रूर लगता हो, लेकिन सफायर को और लेटेंट व्यू को अगर आप ट्रैक करा हो आपने, तो किस तरह से वैल्यूएशंस दिख रही हैं? क्या सलाह रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस पर? ये दोनों आईपीओ में से बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे जो फंडामेंटल स्टोरी है ये यही है कि इसको ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये लोग जो कंपनीज के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं यूजिंग डेटा एनालिटिक्स उससे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी और जिस तरह के फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स ये कंपनी के हैं, हमने देखा है कि ये कंपनी शानदार 30-35% एबिटा मार्जिन के बैंड में काम करती है, जो इवन दिग्गज आईटी कंपनीज के भी मार्जिन नहीं रहते, बिकॉज ये निश वर्टिकल्स में फोकस कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरह की विजिबिलिटी है, जिस तरह के क्लाइंट के स्पेंड्स दिख रहे हैं, हमारा मानना है कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन पैमाने पे स्केल अप कर सकती है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ऑन द अपर बैंड मार्केट कैप करीबन 3800 to 4000 करोड़ है, और हमने वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखें तो अराउंड 44 के मल्टीपल पे ये अवेलेबल है। हमने देखा है कि जो निश बिजनेसेस होते हैं, लाइक एन एग्जांपल हैप्पीएस्ट माइंड्स, हमने देखा जब री-रेट हुआ तो आज के तारीख में 130 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 40-50% पे ग्रो हो रहा है। तो हमारा मानना है कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स अगर किसी को ये शेयर लगता भी है आईपीओ में, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाहिए, ना कि लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन भी हम लोग मान रहे हैं बहुत ही शानदार होने की क्षमता रखता है लेटेंट व्यू। अगर सफायर फूड्स की मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि क्यूएसआर स्पेस में अभी काफी क्राउडेड हो गया है। पहले हम जानते थे कि सिर्फ जुबिलियंट फूड्स एज अ कंपनी थी जो बहुत दिग्गज थी क्यूएसआर में। अभी बर्गर किंग है, देवयानी इंटरनेशनल है, काफी सारे क्यूएसआर्स आ गए हैं। तो इस लिहाज से ये कंपनी को उसका जो वैल्यूएशन बैंड है दूसरे कंपेरेटिव पीयर से थोड़ा कम रखने को रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू सेल्स मल्टीपल। लेकिन उसका रीजन है कि मार्जिन फ्रंट पे कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल के क्लोज नहीं आती, इसलिए प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे उसने हाफ द वैल्यूएशन रखा है। दूसरा थोड़ा मेरा जो दिक्कत यही है कि कंपनी ने कुछ टाइम पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, जो हाफ द रेट पे किया था, और ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुछ ही महीनों के पहले हुआ था। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हमेशा ये लगता है कि अभी एकदम से इतना प्रीमियम क्यों। नो डाउट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, एवरीथिंग इज फेयर। इसलिए यहाँ पे हमारा व्यू यही रहेगा, लॉन्ग टर्म में ये शेयर देखना चाहिए, क्योंकि क्यूएसआर स्पेस ग्रो होने वाला है, मार्केट एक्सपैंड होने वाला है हर एक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए। लेकिन लिस्टिंग गेन्स थोड़ा सा रह सकता है इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा मानना है बेटर एंट्री पॉइंट्स इन्वेस्टर्स को ढूंढने चाहिए। सो आपको
पोर्टफोलियो में बनाए रखने के लिए, नॉट जस्ट ओनली फॉर द लिस्टिंग, ये लेटेंट ज़्यादा पसंद आता है। पेटीएम का इनफैक्ट आज दूसरा दिन है, 8 से 10 तक ये सब्सक्रिप्शन खुला और कल थोड़ी हमें कमज़ोर शुरुआत भी देखने को मिली, जिस तरह की सब्सक्रिप्शन वैल्यू यहाँ पर फिगर्स निकल कर आई। एक बार पेटीएम के आईपीओ से जब हमने उनके मैनेजमेंट से जब बात की थी तो उन्होंने किस तरह का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट किया, आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। आईपीओ के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था। दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में। तो मार्केट के अंदर आज फिर से सारे इंडिकेशन तो कुल मिला के ऐसे दिखा रहे हैं कि 18,000 का एक बेस बन गया है और अब इस बेस का फ़ायदा अगले ट्रिगर्स होंगे। लेकिन ये ट्रिगर्स हैं कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो आज ध्यान रखने लायक हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक हैं। अजय मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज क्या रिलायंस वाली खबर हावी हो सकती है मार्केट्स पे कि वो शेल बिजनेस से पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं, या फिर आईपीओ का फ्लेवर ही आज मार्केट को फिर से एक बॉयंसी देता रहेगा, या फिर सेक्टरल थोड़ी चर्निंग दिखती है आपको? जैसे सीमेंट के अंदर कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग के कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, प्रियंका। मुझे लगता है रिलायंस का तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी 3-4 साल पहले बोल दिया था कि वो नॉन कोर एरिया से एग्जिट कर जाएंगे और 2 ऑलरेडी एसेट्स बेच चुके हैं, तो ये तीसरा है। देखने वाली बात है सीमेंट में जो 3-4 फैक्टर्स एक साथ कल देखने को मिले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। पहली बात तो कोल प्राइसेस नीचे आ गए। दूसरा हमने देखा, आपने बताया था कल कि किस तरीके से आपका जो ड्यूटी कट्स आए फ्यूल पे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टर्स भी कल, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टर्स भी एक्साइटेड थे और सीमेंट भी एक्साइटेड हो गया। और थर्ड पॉइंट ये कि जो कमेंट्री लास्ट 4-5 हफ्तों से आ रही है, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनीज हो, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, की वॉल्यूम मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो ये 4-5 फैक्टर्स एक साथ अगर ले आइए और आप वो वैल्यूएशन प्लेट देखिए जो अभी डायरेक्टर साहब ने फायर की थी कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी 5 साल के फॉरवर्ड पी से एक्चुअली नीचे है। चाहे वो बिरला कॉर्प ले 20 टाइम पे है, जेके लक्ष्मी 15 टाइम पे है, 5 साल का फॉरवर्ड पी 34-35 टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि बाजार एग्जैक्टली इसको देखता है बहुत क्लोजली, बट ये एक रेफरेंस पॉइंट है। और जो मैंने फंडामेंटल फैक्टर्स बताए आपको, वो साथ में आते हुए उसमें वैल्यू दिखी और लोग सीमेंट पे इनफैक्ट कल मेरे को ये श्योर चांसेस दिख रहे हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल इसमें रिटेल एचएनआई एक्शन नहीं था, कल इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्शन था। अगर आप एफआईडीआई डेटा देखें तो एफआई ने तो 400-600 करोड़ शायद बेचा था, लेकिन डीआईएस ने 1800 करोड़ कैश में खरीदा। तो वो एक पॉइंट देखने लायक है। दूसरा पॉइंट मेरी नज़र में जो है वो है ब्रिटानिया का नंबर। अगर आप ब्रिटानिया का नंबर देखें कल डिम्पी, तो आप देखेंगे कि 26 क्वार्टर लो आया है उसका मार्जिन, 26 क्वार्टर का लोएस्ट मार्जिन, और वॉल्यूम ग्रोथ 2%। तो ये जो पूरी हाई वैल्यूएशन हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आगे आने वाले महीनों में और हफ्तों में मैं इन स्टॉक से बहुत नज़र रखूंगा जहां फंडामेंटल थोड़े शेकी हो गए और वैल्यूएशन लॉफ्टी हैं। तो यहाँ पे एक कंप्रेशन का केस थोड़ा सा बनता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं पार्थ से भी जानना चाहूँगा। पार्थ, एशियन पेंट्स वन ऑफ नहीं था, HUL में भी देखा, हमने और दूसरी कंपनियों में भी देखा, आज कल शाम को ब्रिटानिया में भी वही चीज़ देखने को मिली। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए अजय, ब्रिटानिया की केस तो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स जो है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो रहते हैं उसके अंदर हमने 15% हाइक देखा। मतलब दैट इज ह्यूज, बिकॉज हम जानते हैं कि ब्रिटानिया जैसी कंपनी काफी बड़ी कंज्यूमर्स होती है फॉर थिंग्स लाइक से पाम ऑयल, अलग कैटेगरी के ऑयल्स है। पैकेजिंग के अंदर भी हम जानते हैं 20 से 25% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। और ब्रिटानिया
कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क एक्सपैंड करने का कैपेक्स भी कर रहा है, और ऐसे माहौल में जहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट स्लोली ग्रेजुअली रिवाइव हो रहा है, हमने देखा है उन्होंने कुछ एग्रेसिवली एड कॉस्ट बहुत कम नहीं की है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे मानने में, क्योंकि कंपटीशन वीक होता जा रहा है। ये इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर अगर ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनी को हो रहा है, तो छोटी मिड साइज की कंपनीज को भी यही दिक्कत रहने वाली है, और ये टाइम है कि वो लोग मार्केट शेयर गार्नर कर सकते हैं, और यही चीज ब्रिटानिया ने की है एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन्स। उन्होंने मार्केट शेयर गार्नर किया है। अभी दिक्कत की बात यह है कि वैल्यूएशंस काफी प्राइसी है, और आने वाले क्वार्टर्स में देखना रहेगा कि ये जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स है कब कम होते, लेकिन ये एक साइकिल है जो मेरा मानना है कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने तक हम लोग मार्जिन के फ्रंट पे कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखेंगे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अगर सुधरता है और ये मार्केट शेयर गार्नर करते, तो ये सेंटिमेंटली विल बोर्ड वेल। दूसरा, ब्रिटानिया से जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि नॉन बिस्किट सेगमेंट जो स्वीट कैटेगरी है वहां पे क्या ट्रैक्शन है, बिकॉज सब्सिडरीज का हम लोग रिजल्ट्स देखे तो वो बहुत बेहतरीन नहीं था। तो देखना रहेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी जब भी बिकॉज ऑफ सच इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या कोई भी रीजन से 5 से 15% करेक्ट होते हैं उनके पीक से, तो बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडर स्टोरीज रहेंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जेंटलमैन स्टे विद अस। अतुल लाल और जसबीर सिंह डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट 10 बजे आज हमारे साथ जुड़ेंगे। हम PLI और देश में जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर की जो एक ज़बरदस्त वेव चालू हो गई है कॉर्पोरेट्स एज वेल एज गवर्नमेंट के पुश से, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। लेकिन उससे पहले देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक SBI का सॉलिड नंबर, सॉलिड कमेंट्री, और वो स्वदेशी हीरो भी थे हमारे, उनकी एक मैसेज सुन लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मेरा ये मानना है कि जहाँ तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, हम लोगों ने कॉर्पोरेट क्रेडिट का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, और साथ ही साथ द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी हमने कॉर्पोरेट में जहाँ भी स्ट्रेस दिखाई दिया उसके लिए प्रोविजन किया है। तो जहाँ तक कॉर्पोरेट क्रेडिट का सवाल है, मेरे को कोई इसमें आश्चर्य आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देता, जहाँ तक कि अधिक प्रोविजनिंग करने का सवाल होगा। और रिटेल बुक में हम लोगों का अंडरराइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अंडरराइटिंग है, और साथ ही साथ कलेक्शन मशीनरी में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको भी हमने दूर कर दिया है। तो इस कारण से मेरे को आशा है कि हमारा रिटेल बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि एसेट क्वालिटी हमारी इसी लेवल पर रहेगी या इससे इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि एक कमर्शियल बैंकर होने के नाते हमें जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इसलिए इन एनी केस हमारा एसेट क्वालिटी जो है की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको इसी रेंज में रखें। और ये बिल है? What nonsense! Oh God! What nonsense! क्या हुआ? सबने लिख लिया, मैं क्या लिखूं? इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया। फोन पे। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई? सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वो सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाए। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। India's biggest corporate voices will shed light on the path ahead for India. At Times Now Summit 2021, celebrating India at 75, shaping India at 100. Presented by Herbalife Nutrition. Powered by
Darwin Platform Group of Companies never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki. SGX 50 10 पॉइंट नेगेटिव, 15 पॉइंट पॉजिटिव थे, तो वो एक वॉबली टाइप का मूवमेंट दे रहा है SGX 50। कल एक ज़बरदस्त इंट्राडे रिकवरी आई है, सो एक बड़ा गैप डाउन आज उम्मीद करना। एशिया भी पूरा नरम हो गया है। यूएस मार्केट्स हालांकि 11वें दिन के लिए फ्रेश रिकॉर्ड हाई बना रहा था, लेकिन क्वांटम ऑफ गेन्स कम होते जा रहे हैं वहाँ पे, और इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। ये तो रही बात क्यूज़ की, लेकिन वापस आते हैं। 42 रिजल्ट्स आउट ऑफ 50 आ गए हैं ऑलरेडी निफ्टी में से अगर बात करें। स्कोर कार्ड लेके आइए डायरेक्टर साहब, और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का अर्ली ट्रेंड है। एक ट्रेंड तो हमने पहले डिस्कस किया पार्थ के साथ, वो था कंज्यूमर कंपनीज में इन्फ्लेशन, मटेरियल इन्फ्लेशन किस तरह मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। अर्निंग स्कोर कार्ड पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी उसमें से मोर देन 50% नंबर्स जो आई हैं वो एक्चुअली बेटर देन एस्टिमेट है या इन लाइन है। वो देखिए, अनुमान से बेहतर 12, तो 25% अनुमान से बेहतर, और 23 आउट ऑफ 42 लगभग 50% अनुमान के साथ, जो कि अनुमान बहुत स्ट्रांग था। इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग थे, और मिले जुले 2 और अनुमान से कमज़ोर 5। तो बाजार को एक स्ट्रांग अर्निंग्स क्वार्टर की उम्मीद थी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे बात कर रहे हैं हम। एक और मैसेज हम SBI का सुन लेते हैं, उसके बाद पार्थ से डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, चाहे वो SBI हो, यूनियन बैंक हो, PNB, BOB, सब ने बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड्स दिए हैं। एक और मैसेज SBI का, उसके बाद हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अगर हम तब तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिखा सकें लास्ट 3 से 4 महीने में, आप देखेंगे SBI तो 550 रुपये पे आ ही गया है, लेकिन साथ में यूनियन बैंक 6-7% था, कल ऊपर 52-53 रुपये पे आ गया है। अभी भी ग्रीन टिक में है SBI, दूसरे बैंक भी ऊपर आ रहे हैं। पार्थ, ये जो टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं लेड बाय SBI, बट BOB, PNB और भी दूसरे बैंक, यूनियन बैंक के अच्छे नंबर्स थे, कमेंट्री अच्छी थी, इसको लगता है कि अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया जा सकता है अब? सबसे पहले अगर हम डेल्टा की बात करें बिटवीन PSU बास्केट और प्राइवेट सेक्टर पीयर्स, तो ये गैप काफी बड़ा है, और ये कंफर्ट देता है कि अभी PSU बैंक्स पे भी हम फोकस करें। द मेन रीजन बीइंग कि कंसेंसस कमेंट्री बन गई है हर एक PSU बैंक से कि दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिकवरीज, और लास्ट क्वार्टर में भी, Q2 में भी हमने सुना काफी बैंक्स बोल रही है कि जो रिकवरी से काफी स्ट्रांग रही है, स्लिपेजेस के नंबर स्लोली ग्रेजुअली कम हो रहे, लोन राइट ऑफ्स भी कम हो रहे। तो आई थिंक जो एसेट क्वालिटी, जिसके वजह से हम लोग हमेशा देखते थे कि PSU बैंक्स के जो क्रेडिट कॉस्ट है वो प्राइवेट सेक्टर पीरियड से काफी एलिवेटेड रहते थे, यहाँ पे अभी ऐसा दिख रहा है कि रिकवरीज आएंगी। और काफी पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि कैनरा बैंक है, SBI में तो कभी भी कैपिटल एडिक्वेसी की कभी भी दिक्कत ही नहीं रही, जितना चाहे पैसा वो गार्नर कर सकते हैं मार्केट में से एट अ वेरी लो कॉस्ट। और इवन कैनरा बैंक ने भी अच्छे दिग्गज लोगों के से QIP द्वारा काफी पैसा रेज किया एट लेवल्स ऑफ 140-120। तो कैपिटल एडिक्वेसी भी बहुत ही शानदार है इन कंपनीज की। इवन लाइक्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, जहां पे हम लोग काफी टाइम से देख रहे थे कि एसेट क्वालिटी बहुत ही बुरी थी, वहां पे भी अभी रिकवरी देख रहे हैं। तो ये जो बैंक्स जो अवेलेबल है ऑन एन FY23 बेसिस, जो SBI 1 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, बाकी सब बैंक्स पॉइंट्स वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ही बेहतरीन है। और हमने देखा है कि अभी स्लोली ग्रेजुअली ये बैंक्स, बिकॉज कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, एसेट क्वालिटी स्टेबल हुई है, तो अभी लेंडिंग पे भी फोकस करेंगे। तो लेंडिंग ग्रोथ आता है, हमने देखा पिछले 2 क्वार्टर से सतत निम्स भी सुधर रहे, बिकॉज ये बैंक्स के पास जो कासा है बहुत ही लो कॉस्ट कासा है। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर्स और टेलविंड्स है जो आगे जाते इन कंपनीज में थोड़ा वैल्यूएशन री-रेटिंग का कंफर्ट देते हैं। तो डेफिनेटली PSU बैंक्स का एक बास्केट होना चाहिए, और अभी पहले जो बहुत नेगेटिव कमेंट्री थी, अभी काफी ये स्टांस चेंज हो रहा है। ये एक और कमेंट्री सुनते हैं SBI की, फिर चर्चा को आगे लेके चलते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से काफ़ी कुछ लिंकअप होती है, क्योंकि मैक्रो लेवल पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 60% है। और लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इस अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि
कॉर्पोरेट में भी जो है क्रेडिट का अपटिक आना शुरू हुआ है, और अगर डिमांड इसी तरह से स्ट्रांग होती रही तो मेरे को पूरी आशा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने से वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट भी इंप्रूव होगा, और जो अनयूटिलाइज टर्म लोन लिमिट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी होगा। तो इस तरह से मेरे को आशा है कि इस क्वार्टर में कुछ ग्रोथ दिखाई देगा, और पूरी आशा करता हूँ कि फोर्थ क्वार्टर में जो है ग्रोथ और भी अधिक होने की आशा है। तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री हम देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक सभी तरफ से, और एसबीआई की भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कमेंट्री सामने निकल कर आई है। चलिए अब एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। पीएसयू बैंकों को श्रेय ग्रुप के 30,000 करोड़ रुपए के एक्सपोजर के लिए जल्द ही प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, और वो भी पूरे 100%, क्योंकि इनको ये एक्चुअली तमाम पूरी खबर लेकर हमारे साथ अंकुर बने हुए हैं एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अंकुर, आप बताएं क्या है पूरी डिटेल्स? जी हाँ, बैंकों को जो 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है श्री इंफ्रा और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस में, उसका 100% प्रोविजनिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों ने इन दोनों अकाउंट्स को रेड फ्लैग किया है फ्रॉड अकाउंट के तौर पर। अब जो आरबीआई के नियम है उसके अनुसार एक बार ये अकाउंट्स रेड फ्लैग हो गए, उसके 6 महीने के भीतर कॉल लेनी पड़ती है कि इन अकाउंट्स को हम फ्रॉड डिक्लेयर करें या नहीं। और ये फ्रॉड हो सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण, किसी लेन देन की गड़बड़ी के कारण। आपको याद होगा आरबीआई ने पहले ही हाईलाइट किया था कि लोन्स में शायद एवरग्रीनिंग हुई है और जिसकी एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो सकती है। तो बैंकों ने इसको देखते हुए ऑलरेडी सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज प्रोविजनिंग किया। आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2,700 करोड़ का जो एक्सपोजर है श्री ग्रुप कंपनी में, उसको पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 65% प्रोविजनिंग की है, और जो अन्य लेंडर्स हैं उन्होंने भी करीब 25% से लेकर 50% तक प्रोविजनिंग की है सितंबर क्वार्टर में श्री ग्रुप कंपनीज को लेकर। हमें लगता है कि बैंकों को पहले से ही अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरीके की इनकी बुक्स है इसको शायद हमें फ्रॉड डिक्लेयर करना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने बढ़ा के प्रोविजनिंग की है, और ओवर द क्वार्टर्स ये 100% हो जाएगा। एक के बाद एक एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक्स ईटी नाउ स्वदेश पे आते रहते हैं, और दूसरा स्टॉक जो खबर के चलते, एक्सक्लूसिव खबर के चलते फोकस में है वो है रूट मोबाइल, और विवेक अय्यर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसकी बात करने के लिए। विवेक, बताइए क्या चल रहा है रूट मोबाइल में? आज जो कंपनी फोकस में रहेगी और स्टॉक जो फोकस में रहेगी वो है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल ने कल बोर्ड मीटिंग रखा, और बोर्ड मीटिंग में ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ कि कंपनी फंड्स रेज करेंगे क्यूआईपी रूट के द्वारा। ईटी नाउ ने डील शीट देखा और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये पर्टिकुलर जो क्यूआईपी है ये क्यूआईपी 750 करोड़ का है। ईटी नाउ स्वदेश ने डील शीट भी देखा, और इसमें एक ऑप्शन है जहां कंपनी 750 करोड़ के ऊपर वो जा सकता है 1,120 करोड़ तक का ये पर्टिकुलर क्यूआईपी फंड रेजिंग कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो बेस प्राइस जो है ये पर्टिकुलर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का बेस प्राइस रखा गया है 1,850 रुपए पे, जो एक डिस्काउंट है कल के क्लोजिंग प्राइस में। और टिपिकली जब भी कंपनी फंड रेज करता है एंटाइज करने के लिए बैंकर्स को, वो एक डिस्काउंट देता है क्लोजिंग प्राइस या करंट मार्केट प्राइस पे। सिमिलरली रूट मोबाइल ने भी वैसे ही किया है। हमें यह भी पता चला है कि जेएम फाइनेंशियल बैंकर है ये पर्टिकुलर डील का। आगे चल के देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रूट मोबाइल ये फंड्स को कैसे यूटिलाइज करता है। राइट। पार्थ, आप रूट मोबाइल को फॉलो करते हैं, आपने स्टॉक या कंपनी को स्टडी किया है क्या? क्या लगता है आपको ये इनका क्यूआईपी को ठीक सा रिस्पांस मिलेगा क्या, और क्या कर सकते हैं, ये ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं क्या? क्लाउड कम्युनिकेशन में और बड़ा रेवेन्यू मार्केट से आता है, फॉलोड बाय इंडिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। और
आई थिंक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ये जो 750 करोड़ को जुटाने की बात हो रही है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ न्यू मनी इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। लेकिन इसका जो रैशनल है बता रहे हैं कि नए बिजनेस सेगमेंट रिलेटेड टू क्लाउड वो टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ये नए बिजनेस सेगमेंट से। सो जब भी इस तरह की कंपनी जब बिजनेस की डिवर्सिफिकेशन की बात करती है तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन बिकॉज एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कोई डिसरप्शन या कोई प्राइस इरोजन आता है तो मार्जिन इम्पैक्ट हो सकते हैं। सालाना हमने देखा है कंपनी ने ग्रोथ काफी अच्छा डिलीवर किया है। अभी देखना ये रहेगा कि ये QIP में कैसा रिस्पॉन्स रहता है, किन तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, लॉन्ग ओनली फंड्स जनरली होते हैं इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग प्राइसिंग रखा है वैल्यूएशंस के लिहाज से। इवन 1800 के बैंड पे ये कंपनी चीप नहीं है, काफी अच्छा रनअप हुआ है ये कंपनी में। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, लेकिन प्रिडिक्ट करना कि आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी कहाँ पे रहेगी विल बी डिफिकल्ट। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना बेहतरीन रहेगा ये कंपनीज के लिए। और कौन से नए सेगमेंट में जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये लोग पाइपलाइन रख रहे हैं तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इंडसइंड बैंक का प्री ओपन देखिए किस तरह से ओपन हो रहा है। कल 11% नीचे बंद हुआ था। हिमांशु, आपको लगता है इसके अंदर कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वाला फिनोमेना अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? अजय जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने कल भी इसमें डिस्कशन किया था कि 1100-1120 इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे और उसके नीचे अगर ये स्टॉक बंद होता है तो 1000-1020 तक की जो डाउन साइड है वो खुलते हुए नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा शायद इसको समय देना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अभी टू कैच द फॉलिंग नाइफ। जब तक स्टॉक वापस से 1120-1130 के ऊपर नहीं सेटल होता, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी सही रहेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो इंडसइंड बैंक पे अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रुख होना चाहिए। साथ ही अब दूसरे कुछ और इंडिकेटिव टिक्स की बात करें जहां पर आप प्री ओपन में देख रहे हैं तो हमें ब्रिटानिया पर दबाव दिख रहा है लगभग 3.5% बिकॉज ऑफ द रीजंस। हम उनके रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर इनपुट मार्जिन पर जो एक प्रेशर देखने को मिला उसका आपको सीधे सीधे असर स्टॉक प्राइस में आज देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आयशर मोटर पर भी आज भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन काउंटर्स जहां पर आपको थोड़ी सी बाउंस बैक दिख रहा है फिलहाल इंडिकेटिव टिक्स में। इंडसइंड बैंक के कल लंबे एक बड़े फॉल के बाद आज थोड़ा सा आपको बाउंस दिख रहा है। डिविस लैब भी थोड़ा सा आपको रीबाउंड दिखाई दे रहा है आज इंडिकेटिव टिक्स में। साथ ही आप हिमांशु, हम बात भी कर रहे थे कि इंश्योरेंस स्पेस से अभी तक कोई खास स्पर्ट नहीं आया बिकॉज मे बी दे वर वेटिंग फॉर द अर्निंग्स, लेकिन आप इसमें इंडिकेटिव टिक्स में अगर आप देखें तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ यहाँ थोड़ा स्पर्ट देखने को मिल रहा है। क्या सेटअप दिखेगा यहाँ? आई थिंक इंश्योरेंस टेक में शॉर्ट नाउ अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेटअप देखता हूं तो SBI लाइफ मुझे बेटर प्लेस दिखता है कंपेयर टू HDFC लाइफ। और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार SBI लाइफ 1220-1225 के ऊपर अगर सेटल होना शुरू करता है तो नो वंडर यू कैन अगेन सी स्टॉक नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा, 1275-1280 के ऊपर निकलता हुआ। तो मुझे लगता है SBI लाइफ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 1185-1180 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। 1225-1232 पहला आप साइड में टारगेट है। उसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर ये निकला तो ना केवल ये पर्टिकुलर स्टॉक बल्कि इस पूरे सेक्टर में एक कंफर्मेशन आता हुआ नजर आ सकता है कि यहाँ पर शायद आपको आगे चल के हायर लेवल्स देखने को मिले। ठीक है, तो TVS मोटर पर भी हम आज देख रहे हैं वहाँ पर भी एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस से आप इंडिकेटिव टिक्स में देखें तो TVS मोटर आपको 6% दिखा है। इंड्योरेंस टेक ये भी अपनी एक रफ्तार पर है, आज भी लगभग आपको 2.5% आपको तेज़ दिखेगा। और कुछ ऐसे काउंटर्स जिनकी बात की जा रही है शायद वो MSI इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को ये रीजेग होना है, उससे पहले हमने कई सारे काउंटर्स पर कल भी चर्चा की थी, टाटा पावर, SRF, और आज भी इनमें आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ आप इंडिकेटिव टिक्स में आपको अच्छे दिख रहे हैं। अगर स्मॉल कैप से भी बात करें, इनफैक्ट निफ्टी काउंटर्स पर ही एक बार दोबारा नज़र दोहराएं तो इस वक्त आपको जो रीबाउंड सेशन के साथ दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको फिर से ONGC, टाटा मोटर्स और IOC ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स आपको आज भी फिर से तेज दिखाई दे रहे हैं। कल हमने एक एक्सक्लूसिव भी की थी और उसके बाद हमें एक्सपर्ट देखने को मिला भी था मार्केट्स पर, और अब दिख रहा है कि यहाँ पर आज भी एक्शन देखने को मिल सकता है। अजय जी हाँ, और आगे चलते हैं और बात करते हैं स्वदेश हीरो की। आज हमारे स्वदेश हीरो का फोकस है देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और उनके MD आशीष चौहान आज बेल बजाकर हमारे मार्केट की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड BSE के बारे में।
BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का पहला सिक्योरिटी मार्केट। इसकी स्थापना जुलाई 1875 को मुंबई में 5 ट्रेडर्स ने मिलकर की थी। बरगद के एक पेड़ के नीचे शुरू हुए इस एक्सचेंज की छत्रछाया में भारत के फाइनेंशियल मार्केट ने अब तक का अपना सफर तय किया है। BSE की गिनती अब दुनिया के सबसे तेज एक्सचेंज में होती है। BSE की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ 6 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में रिस्पॉन्स करता है। इसलिए BSE को दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। BSE ने न सिर्फ इक्विटी बाजार बल्कि SMEs की लिस्टिंग और एक्सचेंज के जरिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लीडरशिप हासिल की है। अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय पूंजी बाजार के विकास में BSE ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है और इसलिए हमने चुना है BSE को आज का अपना स्वदेश हीरो। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश के हीरो बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आज बेल बजाकर आज के ट्रेड की शुरुआत कीजिए। निफ्टी पर आप जो SX निफ्टी पे थोड़ी देर पहले दबाव दिखाई दे रहा था, अभी फिलहाल फर्श से हरे निशान में आपको दिखाई दे रहा है। निफ्टी 18,082 के पास, हम 18,100 के नीचे फिलहाल, लेकिन एक पॉजिटिव बायस के साथ ज़रूर मार्केट्स ओपन होती हुई और इंडिकेट इस वक्त निफ्टी में जो आपको सबसे ज़्यादा लीडरशिप दिख रही है वो उन काउंटर से दिख रही है जहां कल बहुत दबाव था। इंडसिन रिबाउंड सेशन लगभग 1% तेज। डिविस लैब आज आपको रिकवर होता हुआ लगभग 1%। टाटा मोटर्स में आपको 1% की तेजी दिखाई दे रही है। तो इनफैक्ट आज ऑटो पार्क आपको लीडरशिप दिखाता हुआ दिख रहा है। M&M में भी आपको लेकर 0.5% की तेजी दिखाई दे रही है। ऑल मार्केटिंग काउंटर्स कल की तेजी को आज भी कैरी ऑन करते हुए IOC में आज भी सस्टेन हो रही है वो ग्रोथ, लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करता है और IT एक रीबाउंड सेशन के लिए दिखाई दे रहा है। कल हमने कहा था L&T में भी एक अच्छा सेशन देखने को मिला था और आज भी वहाँ तेजी बनी हुई है। लगभग 0.5% की तेजी आपको L&T में दिखाई दे रही है और सन फार्मा भी आपको यहाँ से अब रीबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा आज भी आपको तेज दिखाई दे रहा है, 0.5% की तेजी। दबाव कहाँ है आज निफ्टी पर? जो काउंटर्स ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ, उनमें सबसे ऊपर है, उनमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा ब्रिटानिया। सो FMCG पैक के लिए एक बड़ा कंसर्न मार्जिन्स पर प्रेशर है बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल और वो आपको ब्रिटानिया के अर्निंग्स के बाद आज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। दोनों HDFC बैंक दोनों में ही आज गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट HUL स्पेस से FMCG स्पेस से आपको दूसरे काउंटर्स नेस्ले वहाँ पर भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और कल के एक अच्छे सेशन के बाद टाइटन यहाँ आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फोसिस और ITC में भी आपको आज थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन सीमेंट पैक में भी आज फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। कल एक अच्छे सेशन सीमेंट पैक पे हम देख रहे हैं, लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और आज शायद थोड़े से प्रॉफिट से यहाँ बुक हो रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल लाल निशान में, लेकिन लुक्स लाइक इट विल रिकवर फास्ट। इसके अलावा कहाँ नजर होगी आपकी अजय? देखिए, डिविस लैब पे मेरी नज़र है 3% ऊपर। कल बाजार ने मामूली मार्जिन कंप्रेशन को कुछ ज़्यादा ही ट्रीटमेंट दे दिया था, करीब 10% नीचे था, आज 3-4% ऊपर खुला है। इंडसिंड बैंक आपने ऑलरेडी बताया 1-1.5% ऊपर खुला है। अगेन कल 11% नीचे था। इंडसिंड बैंक देखना होगा कि वापस से रिवाइज प्रेशर शुरू होता है या नहीं, लेकिन ऊपर आ गया है। जैसे TVS मोटर्स ने एकदम टाटा मोटर्स की तरह वैल्यू अनलॉकिंग अपने EV बिजनेस में अनाउंस किया है, लेकिन TVS मोटर को उस तरह का रिसेप्शन नहीं मिला है, सिर्फ 7.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स ने जब अनाउंस किया था EV में वैल्यू अनलॉकिंग TPG ग्रुप से, तो स्टॉक 20% के सर्किट पर लग गया था। औरोबिंदो फार्मा बाजार को पसंद आए, उसके नंबर्स लग रहा है 3% ऊपर है और ब्रिटानिया तो आपने बता ही दिया। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव शुरुआत होते हुए सेलेक्ट बैंक्स आज प्रेशर में हैं। कल कोटक महिंद्रा 3% ऊपर था, आज नीचे आ गया है। तो ये तो बात बाजार की हो गई। डिम्पी, आप क्या देख रहे हैं मिड कैप मार्केट में? बिल्कुल अजय, अब मिड कैप में मैं यही देख रहा था कि जैसे कल करूर व्यासा बैंक के नंबर्स आए थे तो आज वो अच्छे ओपनिंग के साथ खुला है, 2-2.5% ऊपर है। शोभा लिमिटेड के अंदर आज अच्छा मोमेंटम है, करीब 7% ये शेयर ऊपर आया है।
अरबिंदो फार्मा जिसने आज नंबर्स ने बीट किया, ये आज 2.5% ऊपर खुला है। स्टार सीमेंट, क्योंकि आज आप सुबह से अजय सीमेंट की बात बता भी रहे थे, 4-5 रीजंस भी आपने गिनवाए। आप देखिए सारे सीमेंट कंपनी, चाहे प्रिज्म हो जो कि आज हमारे मेहमान हिमांशु की भी कॉल थी, और स्टार सीमेंट, ये दोनों सीमेंट की मिड कैप कंपनीज जिनके मार्जिन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है तो ये आज अच्छे चल रहे। प्रिंस पाइप कल 10% के सर्किट पे था, आज 2% फिर से ऊपर खुला है। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर नाम की कंपनी है, ये भी करीब 1 से 1.5% ऊपर है। नेस्को ये भी आज 1 से 1.5% की शुरुआती बढ़त के साथ आज अच्छे से खुला है। टीवीएस मोटर इंटरेस्टिंग आज करीब अभी 9% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ मिंडा इंडस्ट्रीज, अगर ऑटो में देखें तो मिंडा की भी आज ओपनिंग काफ़ी ठीक देखने को मिली है। एलगी इक्विपमेंट नाम की कंपनी है जो कि वाइट गुड्स के अंदर है, उसके अंदर भी आज करीब 5 से 6% का मोमेंटम है। आज ब्रिटानिया के साथ साथ अजय आप एक चीज़ और भी नोट कर रहे होंगे, नेस्ले ने भी आज शुरुआत में ही दबाव दिखा देता। हालांकि इसका प्योर पी तो नहीं है, बट फिर भी इसको पी के तौर पर ही काउंट करते हैं, इसके पीयर के तौर पर। बट आज नेस्ले ने भी शुरुआती तौर पर दबाव दिखाया, लेकिन अब धीरे धीरे अपने दबाव को थोड़ा कम करते हुए दिख रहा है। वरुण बेवरेजेस कल हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों ही अच्छे चल रहे थे, लेकिन आज दोनों में ही प्रेशर है। वरुण बेवरेजेस करीब 1 से 1.5% अजय आज नीचे आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो फार्मा डेरिवेटिव मार्केट्स में भी अगर आप इस वक्त एक्शन देखें तो आपको सबसे ऊपर जो एक्शन दिख रहा है वो टीवीएस मोटर, औरो फार्मा, डिविस लैब यहाँ दिख रहा है। क्विकली एक रिएक्शन ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हिमांशु, 18,100 के तो हम नीचे खुले, पॉजिटिव बाय ज़रूर लग रहा है, क्या लग रहा है ये वेट एंड वॉच है और शायद बाजार यहाँ से रफ्तार पकड़ लेगा? ऐसे में आपके ट्रेड सेटअप क्या होंगे? इनका देखिए एक अच्छा डिप मिला था ओपनिंग डिप के साथ, लगभग 18,053 का लो है, तो मुझे लगता है वो 18,050-60 यही एक खरीदारी का जोन बनता है। 18,010 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पर मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। जैसा कि मैंने ओपनिंग कमेंट्री में भी कहा था, 18,130, 18,150 तक तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी शायद रुकावट देखने को ना मिले और वो लेवल्स हम फर्स्ट हाफ में आते हुए देखें। 18,200 के आसपास जो हर्डल्स हैं वो आने शुरू होंगे, तो फॉर द टाइमिंग मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। टीवीएस मोटर्स हमारा कल का सुबह का एक बाय रिकमेंडेशन था, ऑलरेडी 9-10% आज ऊपर है, तो मुझे लगता है वहां पर एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है आज के सेशन में फार्मा एज अ स्पेस में एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ नजर आ सकता है। औरबिंदो फार्मा की कमेंट्री के बाद ओपनिंग पिक पर हम कुछ अच्छी खरीदारी डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में भी आते हुए देख रहे हैं, हो सकता है उन सिलेक्ट पॉकेट्स में खरीदारी देखने को मिले। और बीईएल जो मेरा आज के लिए एक ओपनिंग स्टॉक था, वहां पर मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। हिमांशु, आपने आज ना सुबह प्रिज्म सीमेंट दिया था, 3% ऊपर है क्या? एक बार शुरुआत में ही जिन्होंने पोजीशंस बनाई है, अगर 2-2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, बुक करें या फिर अभी और चलेगा? ये 135 का भाव अभी दिख रहा है। जिस हिसाब से अगर आप लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स देखें, उनमें पिछले कुछ दिनों में समवेयर क्लोज टू 10 से 15% का मूव आ चुका है। और ये मिड कैप और स्मॉल कैप सीमेंट स्पेस अगर चलेगा, जो अगर फुल स्ट्रेंथ में चलते हैं, मुझे लगता है कि इनमें 20 से 25% तक का अपसाइड पोटेंशियल है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, होल्ड करें, बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको बहुत जल्दी नए इंटरमीडिएट हाइज जो कि 150 रुपए के ऊपर था, वो भी ये स्टॉक दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो होल्ड करने की सलाह है अभी। ठीक है, मार्केट फिर से बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, फ्लैट क्या थोड़ा नेगेटिव हो गया। निफ्टी अब वापस से हर लाल निशान में आपको दिख रहा है। क्या बैंक निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक रहेगा, कल भी था, कल क्लोजिंग होते होते तक बैंक निफ्टी में हरा निशान नहीं दिखा था, जबकि निफ्टी आधा % ऊपर था। अगर 18,000 नहीं टूटना तो 17,900 की कॉल प्लस कर सकते हैं क्या संतोष? 17,900 की कॉल 11 नवंबर वाली, जिसकी कीमत है 215 रुपये, क्या इसको प्लस किया जा सकता है? अगर कोई डिप मिलता है 18,000 के आसपास निफ्टी में किसी वजह से, तो दैट विल बी गुड एंट्री पॉइंट फॉर द 18,000 की कॉल ऑप्शन में एंट्री लेने के लिए। वो बहुत अच्छी जगह रहेगी, क्योंकि अगर 17,980 से 18,000 से निफ्टी बाउंस बैक करता है तो वापस शायद हमको 18,100-200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस जगह आए तो शायद मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। लेकिन जो एग्रेसिव है वो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एक और आज सरकारी बैंकों में, आप कल कैनरा बैंक के बारे में आप बता रहे थे हिमांशु कि कैनरा बैंक ठीक है, पोजीशंस को होल्ड भी किया जा सकता है। आज कोई सरकारी बैंक है आपकी लिस्ट में? देखिए, मेरी नजर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसका
जो इवन शायद नंबर से पहले अभी इतनी बड़ी मूव इसमें देखने को ना मिले, लेकिन पोजीशनिंग यहाँ पर काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आई है। और इन कंपैरिजन टू कैनरा बैंक और एसबीआई, इस स्टॉक में अभी भी बहुत बड़ा कैचअप मूव बाकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 103 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 110-112 रुपए तक का इमीडिएट टारगेट्स टू स्टार्ट विद। राइट, फार्मा स्टॉक्स में अच्छा खासा रीबाउंड देखने को मिल रहा है। सन फार्मा भी 1% ऊपर है। फार्मा गेनर्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। मिड कैप फार्मा में शिल्पा मेडिकेयर ऑलरेडी ऊपर खुला था। अगर बाजार वाकई में यहाँ से कॉशियस होता है, और हमने सेकेंड डे इन अ रो देखा एटलीस्ट ओपनिंग के टाइम पे तो, कि ऊपर से बाजार फर्स्ट हाफ में एक बार BTST स्क्वायर अप हो रहे हैं और नीचे आ रहा है बाजार, तो जाहिर सी बात है कि शायद फार्मा स्टॉक्स, चाहे वो मिड कैप लार्ज कैप फार्मा, वहाँ पे बाइंग आएगी। सन फार्मा 1.5% ऊपर, डिवीज लैब करीब 4% हो गया है, शिल्पा मेडिकेयर और बिंदु भी 4%। तो फार्मा में तो एक ट्रेंड सा बनता नजर आ रहा है। सौरभ, आपको कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग लग रहे हैं चार्ट्स पे, अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो? संतोष? फार्मा की मैं बात करूं तो वैसे कल फार्मा इंडेक्स की ओवरऑल बात करें तो इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक दिखा रहा है। और फार्मा में मुझे अभी डॉक्टर रेड्डी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है। शायद ये कोशिश करेगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की। तो डॉक्टर रेड्डी में एक 4900 के टारगेट के लिए बैट ली जा सकती है। अभी 4820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 4750 के स्टॉप लॉस को 4900 के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। एक बार आप पावर एंड एनर्जी स्पेस को देखें हिमांशु, यहाँ पर भी आपको मिड कैप पावर एनर्जी स्पेस में एक्शन देखने को मिलेगा। JSW एनर्जी की बात करें या अदानी पावर की बात करें, यहाँ कैसा सेटअप दिख रहा है आपको? ये सेक्टर मुझे पसंद है। इस स्टॉक्स में, इस स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ सेटअप्स हैं जो मुझे अभी भी यहाँ पर अट्रैक्टिव लगते हैं। तो F&O स्टॉक से टोरेंट पावर एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ग्रेजुअली एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में जाता है और फिर एक अच्छा मूव आपको देता है। आज के सेशन में भी यहाँ पर सेटअप पॉजिटिव है, 531 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 524 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 550-555 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा, कैश सेगमेंट से CG पावर मुझे लगता है कि बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू JSW एनर्जी एज ऑफ नाउ, और यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये स्टॉक हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड में है और शार्प रन अप दिखा चुके हैं, तो साइडवेज कंसोलिडेशन जब भी इन स्टॉक्स में मिलता है तो वो अच्छे एंट्री के मौके हो सकते हैं। CG पावर के लिए 155-158 रुपए एक अच्छा बेटर एंट्री लेवल है जहां पर स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ये रहेंगे पिक्स हिमांशु की। फिलहाल मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे ही चल रहा है बाजार 18,075 के पास। और साथ ही बैंक निफ्टी पर आज थोड़ा सा हल्का प्रेशर दिखाई दे रहा है, अराउंड अबाउट 50 से 60 अंकों की गिरावट यहाँ आप देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक बिग वॉइस आपके साथ होगी। हमारे साथ होंगे आनंद राठी, उनसे जानेंगे उनके निवेश के मंत्र। कहीं मत जाइए।